Today we'll be starting with the friction. Now, what do you mean by friction? Friction is basically that opposing force which comes into play when one surface tries to slide on the other. So here we have two surfaces in contact with each other. हमारे पास दो surfaces हैं जो एक दूसरे को touch कर रहे हैं. And one surface is trying to slide or is sliding. मतलब एक surface दूसरे surface पे slide करने की कोशिश कर रहा है या वो slide कर रहा है. तो one surface is trying to slide or sliding on the other surface. Then the other surface will try to oppose that sliding motion. वो जो other surface है वो sliding motion को oppose करेगा and that force is known as force of friction. उस force को हम force of friction कहते हैं. So यहाँ पे let us say I have a given surface. हमारे पास एक given surface है and over this surface we have let us say a block. तो एक surface है, इस surface पे let us say एक block है. तो अब यहाँ पे दो surfaces एक दूसरे को touch कर रहे हैं. एक ये block का bottom, तो block का bottom, और दूसरा ये जो lower surface है उसका top. ये दोनों एक दूसरे को touch कर रहे हैं. Now in this case, if I apply a horizontal force on this body and I try to move this upper body, मैं horizontal force लगा के ये upper body को move करने की कोशिश करता हूँ. तो what I'll observe is that the place where the two surfaces are in contact, ये वाली जो जगह है जहाँ पर ये दोनों surfaces contact में हैं, there the sliding motion will take place. Slide, the upper block will slide or will try to slide over the lower surface. तो जो ऊपर वाला surface है वो नीचे वाले surface पे वैसे slide करने की कोशिश करेगा. और जब वो slide करने की कोशिश करेगा तो what we will observe is that the lower surface will oppose this sliding motion. तो वो जो lower surface है वो sliding motion को oppose करेगा. And this force with which it will oppose is known as your force of friction. So friction is basically a tangential force. Tangential का मतलब होता है जो surface के long लगे. अभी तक हम जो forces कर रहे थे वो normal थी. Normal का मतलब होता है जो दो surfaces के perpendicular लगता है. जैसे अभी हमने पीछे study किया था कि जो weight होता है, weight वो ऐसे एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. और हमने स्टडी किया था कि नीचे वाला सरफेस एक फोर्स लगाता है ऑन द अपर बॉडी, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन. ये नॉर्मल रिएक्शन तब आता है जब ऊपर वाला सरफेस नीचे वाली बॉडी को दबाता है. तो जब ऊपर वाला सरफेस नीचे वाली बॉडी को प्रेशर डालता है, दबाता है, तो नीचे वाली बॉडी उसको उसके इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देती है. तो ये नॉर्मल फोर्सेस हैं, ये वो फोर्सेस हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर है. लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अगर मैं ये फ्रिक्शन को ऑब्जर्व करूं तो व्हाट आई विल नोटिस इज दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ टेंजेंशियल फोर्स. दिस फोर्स इज अ टेंजेंशियल फोर्स which is acting along the surface. ये वो फोर्स है जो surface के along लग रहा है. तो ये बात देखो क्लियर है. पहली चीज कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब आएगी? जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे स्लाइड करने की कोशिश करेगा. जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी. तो ये बात देखो क्लियर है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब आएगी. और स्लाइड करने की कोशिश का मतलब जरूरी नहीं है कि मोशन आएगा. इट्स नॉट नेसेसरी दैट मोशन विल कम. हो सकता है कि आपको देखने में लगे कि बॉडी रेस्ट पे है, हो सकता है आपको देखने में लगे बॉडी रेस्ट पे है, पर फिर भी वहां पे फ्रिक्शन होगी क्योंकि बॉडी स्लाइड करना चाहती है. अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो वो स्लाइड कर जाएगी, पर वो फ्रिक्शन बॉडी को स्लाइड होने से रोक रही है. वो फ्रिक्शन बॉडी को स्लाइड होने से रोक रही है. और ये स्लाइडिंग मोशन हमेशा दो सर्फेसिस के अलोंग होगा. वो जहां पर टच कर रहे हैं उनके अलोंग का मतलब टेंजेंशियल होगा. अब यहां पर जब मैं इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्टडी करता हूं तो द कॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टू मेथड्स. इन फिजिक्स वी हैव टू व्यूज. वन इज क्लासिकल फिजिक्स, अनदर इज मॉडर्न फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स इज द मैक्रोस्कोपिक स्टडी. मैक्रोस्कोपिक का मतलब कि हम हर चीज को बाहर से देखते हैं और उसको ओवरऑल व्यू पॉइंट मतलब उसको एक बड़े तौर पे स्टडी करते हैं.
एंड अनदर इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि आप उस बॉडी के एटम्स तक चले जाते हो और फिर कहते हो कि हर चीज एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की बनी हुई है, तो फिर एटम्स ऐसे बिहेव करेंगे तो ये सब्सटेंस ऐसे बिहेव करेगा। तो एक है मैक्रोस्कोपिक जिसमें हम पूरी बड़ी बॉडी को एज अ होल लेके स्टडी कर रहे हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक जिसमें हम एटॉमिक लेवल तक जाके एटम्स के बिहेवियर को पढ़ के और फिर सब्सटेंस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स वाज दैट फिजिक्स विच वी यूज्ड टू फॉलो few years और से 100 years back। तो आज से 50-100 साल पहले हम क्लासिकल फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करते थे, पर मॉडर्न फिजिक्स जब से ये क्वांटम फिजिक्स आई है, जब से हमने एटम्स को अंडरस्टैंड किया है, जब से हमने नोटिस किया कि हर चीज़ जो है वो एटम्स की ही बनी हुई है, एनीथिंग विच इज़ हैविंग मास इज मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स के बिहेवियर के कारण ये सारे बिहेवियर हो रहे हैं। तो फिर हमने हमारी हर चीज़ को मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करनी शुरू की। तो अगर मैं फ्रिक्शन को देखूं, तो इफ आई टॉक अबाउट दिस फ्रिक्शन दैट लेट अस से यू हैव a given block lying on a surface. So in this case, if we talk about classical physics, what classical physics says is that in case of your block and the lower surface, there is some roughness, and due to the roughness there is interlocking between the two surfaces. तो यहाँ पर ये जो गिवन कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर मैं ये वाला जहाँ पर दो सर्फेसेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा करके देखूं तो मुझे क्या नज़र आएगा कि जो लोअर सरफेस है दिखने में लग रहा है कि वो स्मूथ है, स्ट्रेट है, पर वो एक्चुअली स्ट्रेट नहीं है, उसमें थोड़ी सी रफनेस है। और जो ऊपर वाला ब्लॉक है जो उसके ऊपर पड़ा हुआ है उसमें भी रफनेस है। तो यहाँ पे वो रफनेस के कारण क्या होता है कि इनके अंदर एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस होते हैं। एलिवेशन एंड डिप्रेशन मतलब कहीं से सरफेस बाहर को निकला हुआ है, कहीं से अंदर दबा हुआ है, तो यहाँ पर इंटरलॉकिंग हो जाती है। एक ऊपर वाला इस सरफेस की एलिवेशन नीचे वाले सरफेस के डिप्रेशन के साथ, या ऊपर वाला का जो डिप्रेशन है वो नीचे वाले के एलिवेशन के साथ इंटरलॉक हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि देयर इज इंटरलॉकिंग। तो व्हाट वी ऑब्जर्व इज योर इंटरलॉकिंग between the two surfaces in contact, and when they interlock each other and you try to apply a force to move the body, आप इस बॉडी को आगे लेके जाने के लिए फोर्स लगाते हो, तो these interlockings they don't allow the body to move forward। तो ये इंटरलॉकिंग्स बॉडी को आगे जाने से रोकती हैं, और जब वो रोकती हैं तो यहाँ पर एक फोर्स डेवलप होती है जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब डेवलप हो रही है? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब डेवलप हो रही है जब हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आपकी बॉडी आगे जाना चाहती है लेकिन नीचे वाले सरफेस के साथ उसकी इंटरलॉकिंग होगी। तो यहाँ पर ये जो क्लासिकल फिजिक्स है इसके अकॉर्डिंग जितनी सरफेस में रफनेस होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। तो फ्रिक्शन इज ड्यू टू योर रफनेस ऑफ द सरफेस। So there is roughness in the surfaces, and due to the roughness of the surfaces they interlock with each other. So ये हमारी क्लासिकल फिजिक्स है। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई कि इंटरलॉकिंग हो जाती है सर्फेसेस की, जिसके कारण हम यहाँ पर ये फ्रिक्शन को अपोज करते हैं। जब एक बॉडी आगे जाने की कोशिश करती है तो दूसरी बॉडी उसको आगे जाने से रोक रही है। अब यहाँ पर अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं, जो अब हम कंसेप्ट लगाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर मॉडर्न फिजिक्स व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट इन केस ऑफ योर गिवन बॉडी, इफ यू सी दिस लोअर सरफेस, तो जब आप इसको जरा थोड़ा बड़ा करके देखते हो तो यहाँ पे वो सरफेस वैसे दिखने में फ्लैट है पर उसमें रफनेस है, और जो आपके पास अपर सरफेस है उसके अंदर भी रफनेस है, और ये ऐसे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स योर एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम, हर चीज़ एटम्स की बनी हुई है।
तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये भी एटम्स का बना हुआ है, नीचे वाला सरफेस वो भी एटम्स का बना हुआ है। और ये जब सारे सरफेसेस एटम्स के साथ बने हुए हैं तो एक एटम जब दूसरे एटम को टच कर रहा है, ऊपर वाला मटेरियल नीचे वाले सरफेस के एटम्स को जब टच कर रहा है, तो वहां पर उनके एटम्स के बीच में, जैसे ये जो एटम्स हैं जहां जहां टच कर रहे हैं वहां वहां उन एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही हैं। तो जहां जहां वो टच कर रहे हैं, जहां जहां आपके दो सरफेसेस का एक दूसरे के साथ कंटेक्ट है, ऊपर वाले सरफेस का नीचे वाले के साथ जहां जहां पे भी कंटेक्ट है, वहां पर ऊपर वाले के एटम नीचे वाले एटम के साथ अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट कर रहे हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वन एटम एंड अनदर एटम। गैस के मॉलिक्यूल्स इतनी दूर दूर है तो भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं तो एटमॉस्फेयर के सारे मॉलिक्यूल्स स्पेस में चले जाते, ग्रेविटी उनको खींच रही है अपनी तरफ और वो पूरे के पूरे नीचे सेटल भी नहीं हो रहे और पूरे के पूरे स्पेस में भी नहीं जा रहे, एक दूसरे के साथ टकरा के मूव करते जा रहे हैं और हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि देयर आर वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। तो गैस तो वो चीज होगी जिसके अंदर इंटरेक्शन बहुत कम है, ये तो सॉलिड बॉडीज हैं। तो सॉलिड बॉडीज में तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो यहां पर जो ऊपर वाला सरफेस है उसके जो बॉटम वाले एटम्स और नीचे वाले सरफेस के टॉप सरफेस पे जो एटम्स जहां पर एक दूसरे को टच करेंगे वहां पे उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएंगी एंड ड्यू टू दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस दे विल जॉइन विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ से जुड़ जाएंगे एंड दीज आर नोन एज कोल्ड वेल्ड्स। सो कोल्ड वेल्ड का मतलब कि आपने कोई हीट नहीं दी, कुछ नहीं किया, जस्ट ये वहां पर टच किए हुए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, पर वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम उसको कोल्ड वेल्ड कह रहे हैं। सो वी कॉल दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस एज कोल्ड वेल्ड्स। सो देयर इज अ strong attraction between the atoms of upper surface with the lower surface, and between those atoms there is a attractive force which is called as cold weld. तो ये आपके पास ऐसे कोल्ड वेल्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे एटम्स के बीच में बॉन्ड्स बन जाएंगे। हाँ जी, ये बात क्लियर है कि कोल्ड वेल्ड्स बन गए, और ये जो कोल्ड वेल्ड्स हैं इन्होंने इनको आपस में जोड़ दिया। अब इनको जब जोड़ दिया तो व्हेन यू विल अप्लाई अ फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये जो कोल्ड वेल्ड्स हैं ये आपस में से जुड़े हुए हैं, तो ये इस ब्लॉक को आगे जाने से रोकेंगे। वो ऊपर वाला सरफेस आगे जाना चाहता है, नीचे वाला सरफेस उसको आगे जाने से रोकेगा, और जब रोकेगा तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज यू विल ऑब्जर्व फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आप फ्रिक्शन ऑब्जर्व करोगे। सो ये दो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, वन इज योर क्लासिकल कंसेप्ट, अनदर इज योर मॉडर्न कंसेप्ट। क्लासिकल ओल्ड है, मॉडर्न जो न्यू है। क्लासिकल जो है वो आपने जस्ट ओवरऑल सरफेस को पूरी तरह से देखा और एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे आप एटॉमिक लेवल पे जाके एक्सप्लेन कर रहे हो। मॉडर्न फिजिक्स इसलिए बनी क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में कुछ ऐसी चीजें थी जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, हो रही थी पर हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए फिर हमें मॉडर्न फिजिक्स की तरफ जाना पड़ा। सो यहाँ पे कुछ लूप होल्स हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो डेली लाइफ में हम नोटिस कर रहे हैं और हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। लेकिन जब हम मॉडर्न फिजिक्स पे एटम्स तक जाके उसको स्टडी करते हैं तो फिर हम उन फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो पहले देखो, इतनी बात क्लियर है जो हमने यहाँ पर कही है कि वाई देयर इज फ्रिक्शन, ये क्लियर है सबको। अब यहां पर हमने एक चीज नोटिस की है, जैसे अभी मैंने कहा कि क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन करने के बाद मैं मॉडर्न फिजिक्स पे क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो यहां पर हमने एक चीज नोटिस की है। हमने ये नोटिस किया है कि जो क्लासिकल फिजिक्स कहता है वो रफनेस के कारण फ्रिक्शन है, पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है, मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है और ये स्मूथ सरफेस बेसिकली एक आयरन प्लेटफॉर्म है, तो ये एक आयरन का बना हुआ बड़ा सारा प्लेटफॉर्म है और इसका सरफेस स्मूथ। आपको पता है मेटल्स को तो आप इजीली पॉलिश करके स्मूथ कर सकते हो, तो इसके सरफेस को आपने पूरा पॉलिश करके स्मूथ किया हुआ है। एंड ओवर दिस पर्टिकुलर मेटल प्लेटफॉर्म दैट इज आयरन प्लेटफॉर्म, आई हैव एन आयरन ब्लॉक। इसके ऊपर मैंने आयरन का एक ब्लॉक रख दिया।
अब दोनों सेम मटेरियल है, ऊपर आयरन का ब्लॉक है, नीचे आयरन का प्लेटफॉर्म है, एंड दिस ब्लॉक इज ऑल्सो स्मूथ। इसको भी मैंने, मेटल्स को हमें पता है कि हम स्मूथ कर सकते हैं, मेटल्स को हम पॉलिश करके बिल्कुल स्मूथ कर सकते हैं, तो ये दोनों स्मूथ हैं, परफेक्टली स्मूथ। अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स यहां पे फ्रिक्शन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरलॉकिंग तो होगी ही नहीं, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स यहां पे फ्रिक्शन होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जब हम यहां पर इस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वी ऑब्जर्व दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्लाइड दिस ब्लॉक ओवर द प्लेटफॉर्म, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस आयरन ब्लॉक को आयरन प्लेटफॉर्म पे मूव करके आगे लेके जाना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। जबकि स्मूथ है, आपने पॉलिश किया हुआ है, दोनों सर्फेसेस मेटल के पॉलिश किए हुए हैं, बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ है, कोई इंटरलॉकिंग नहीं हो रही, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये चीज क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि ये चीज हमने डेली लाइफ में ऑब्जर्व की है, कैसे होता है कि ऊपर आयरन के प्लेटफॉर्म पे आयरन का ब्लॉक रख दो और जब खींचोगे तो वो आगे ही नहीं जाएगा, तो वो स्लाइड नहीं कर रहा, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर मॉडर्न फिजिक्स ये सारे के सारे एटम्स एक जैसे हैं, ऊपर भी आयरन नीचे भी आयरन, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ऑब्वियसली उनके बीच में वो जब टच करेंगे तो वो जो कोल्ड वेल्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे, बहुत स्ट्रांग, और जब वो बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगी वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स है इसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो ज्यादा सही हैं और वो ज्यादा डेली लाइफ के फिनोमेनास को एक्सप्लेन करती हैं। तो यहां पर एक बात क्लियर होके अब सामने और आई कि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं और हम कहते हैं कि स्मूथ सरफेस है और फिर हम कहते हैं कि स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन जीरो लो, तो हम वो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से ले रहे हैं, बट रियलिटी में स्मूथ सर्फेसिस में भी फ्रिक्शन होती है, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन स्मूथ सर्फेसिस ऑल्सो, एंड दैट फ्रिक्शन इज बिकॉज द upper surface atoms will be attracted by the lower surface atoms and there will be cold welds। तो न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करने हैं +1 +2 में और स्मूथ सरफेस दिया हुआ है तो फ्रिक्शन जीरो माननी है, वो माननी है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, और क्योंकि हम वहां फ्रिक्शन नहीं कंसिडर करना चाहते इसलिए हमने वहां पे स्मूथ सरफेस लिख दिया। लेकिन असर्शन रीजनिंग का अगर क्वेश्चन आए या आपसे एग्जामिनर वाइवा में ये क्वेश्चन पूछे या +2 के बाद अगर हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में ये याद रखना है कि स्मूथ सरफेसेस जब होते हैं तो वहां पे भी फ्रिक्शन होती है क्योंकि वहां पे कोल्ड वेल्ड्स होते हैं, और अगर ऊपर वाला जो बॉडी है और नीचे वाला सरफेस जो है वो दोनों सेम मटेरियल के बने हो और वहां पे स्मूथनेस भी हो तो भी वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगी क्योंकि कोल्ड वेल्ड स्ट्रांग बनेंगे। सो देखो ये बात क्लियर है सबको? हाँ जी, ये क्लियर है कि भी जब भी हमें स्मूथ सरफेस दिया होगा तो हम ये मान के चलेंगे कि सरफेस इज स्मूथ, फ्रिक्शन इज जीरो, मान के चलेंगे न्यूमेरिकल्स में। बट अगर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा या 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो ये याद रखना है कि स्मूथ सरफेसेस में भी फ्रिक्शन होती है, और वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड वेल्ड्स। हाँ जी, क्लियर है ये सबको? नहीं अगर पता लगा तो हैंड रेस करके पूछ लो कि सर ये वाली चीज मुझे नहीं पता लगी। अब हमारे पास फ्रिक्शन को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो ये याद रखना है कि फ्रिक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन एक एक्शन और रिएक्शन फोर्स है, मतलब कि अगर मैं सपोज ये लोअर सरफेस लेता हूं, ये मेरे पास लोअर सरफेस है और इस लोअर सरफेस के ऊपर मेरे पास ये एक ब्लॉक है, मैं इस ब्लॉक को लेटेस्ट से आगे की तरफ मूव कराने की कोशिश करता हूं, मैं ये F फोर्स लगाता हूं और इस ब्लॉक को आगे पुश करता हूं, तो ये जो लोअर सरफेस है, ये लोअर सरफेस नीचे वाला सरफेस ऊपर वाले सरफेस को आगे जाने से रोकेगा। तो जब वो ऊपर वाले सरफेस को आगे जाने से रोकेगा तो फ्रिक्शन डेवलप होगी। बट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन डेवलप हुई है इसका ऑपोजिट रिएक्शन लोअर सरफेस पे लगेगा, पर हम इसको क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि ये जो फोर्स है वो लोअर सरफेस पे लग रही है, ये वाली चीज ये लोअर सरफेस पे लग रही है, और लोअर सरफेस ग्राउंड है, अभी के लिए ग्राउंड है। अभी के लिए आगे जाके जब कंपटीशन क्वेश्चंस होंगे या थोड़े से मैं क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स करूंगा तो वहां पर लोअर सरफेस भी अगर एक ब्लॉक ले लूं तो वहां पर मैं क्या नोटिस करूंगा
कि ये फ्रिक्शन नीचे वाले सरफेस को मूव करवाएगी। तो अभी तक हमारे दिमाग में एक बात है कि फ्रिक्शन विल अपोज द मोशन, फ्रिक्शन विल अपोज द मोशन। तो यस, फ्रिक्शन ट्राइज टू अपोज द मोशन, बट फ्रिक्शन इज एन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब कि ये वाली जो फोर्स है, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अपर ब्लॉक। ये फ्रिक्शन फोर्स है जो ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रही है, लेकिन इसका जो रिएक्शन है ये क्या है, दिस इज द रिएक्शन, रिएक्शन ऑन लोअर ब्लॉक, रिएक्शन ऑन लोअर ब्लॉक ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। वो जो फ्रिक्शन आई वो ऊपर वाले सरफेस पे आई, लेकिन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो नीचे वाले सरफेस ने क्या किया, नीचे वाले सरफेस ने ऊपर वाले सरफेस को रोका कि तूने आगे नहीं जाना, तो ऊपर वाले सरफेस ने उतनी ही फोर्स नीचे वाले पे लगाई। तभी आप कभी नोटिस करो 3-4 बुक्स होती हैं, ऐसे 3-4 बुक्स हैं, तो आप बीच में से एक बुक को जब खींचते हो तो सिर्फ वही बाहर नहीं निकलती, उसके साथ ऊपर वाली और नीचे वाली में भी मोशन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप वो बीच वाली को खींचते हो तो वो स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, स्लाइड, आप स्लाइड करके खींच रहे हो, तो ऊपर और नीचे दोनों बुक्स वो बीच वाली को रोक रही हैं, उसको आगे जाने से रोक रही, फ्रिक्शन दे रही हैं, और उसका ऑपोजिट रिएक्शन उनके ऊपर हो रहा है। और जब उनके ऊपर हो रहा है तो वो बीच वाली जिसको आप खींच रहे हो उसको रोकेंगी, तो उसको आगे जाने से रोकेंगी, पर वो जो बीच वाली है वो ऑपोजिट रिएक्शन देगी दोनों को, और जब ऑपोजिट रिएक्शन देगी तो वो जो आपका सरफेस रोक रहा है उसमें मोशन आ जाएगा। तो अब ये बात भी याद रखनी है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है अपोजिंग फोर्स है, लेकिन एक्शन एंड रिएक्शन होता है। तो एक्शन हो गया एक बॉडी पे, उस बॉडी ने दूसरी बॉडी पे क्या किया, रिएक्शन किया, और वो रिएक्शन जो है वो दूसरी बॉडी को आगे की तरफ पुश कर रहा है। तो ये देखो, ये फोर्स इस लोअर सरफेस को आगे की तरफ पुश कर रही है। पर अभी के लिए स्टार्टिंग में हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ये जो आगे की पुश हो रही है इसके इसलिए फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी ऊपर ब्लॉक को ही पढ़ेंगे और नीचे ग्राउंड है। तो ग्राउंड के ऊपर अगर कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल लगेगी भी तो ग्राउंड मूव नहीं करेगा, तो इसलिए हम इस चीज को अभी फोकस नहीं कर रहे। पर ये बात याद रखनी है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्शन एंड रिएक्शन। सो देखो ये बात क्लियर है सबको, जो अभी हमने बात बोली है, ये कंसेप्ट क्लियर है कि जब आप एक बुक खींचोगे तो ऊपर और नीचे वाली भी साथ में आएंगी, तो वो एक्शन एंड रिएक्शन है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो लेट अस स्टडी द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। सो हियर आई हैव अ सरफेस एंड ओवर दिस सरफेस आई हैव अ ब्लॉक। तो मेरे पास ये सरफेस है, इस सरफेस पे लेट अस से मेरे पास एक ब्लॉक है, और इस सरफेस पे जब मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का लेट अस से मास m है। अब ये जो ब्लॉक है राइट नाउ अगर मैं देखूं तो इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो इस ब्लॉक का वेट है, और एक इसको लोअर सरफेस नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। तो एक इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है अपवर्ड्स। अब मैं चाहता हूं कि इस ब्लॉक को मैं स्लाइड करूं, तो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई F। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई और मैं इस ब्लॉक को आगे की तरफ स्लाइड करना चाहता हूं। तो जब मैंने ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई F, तो ये जो अपर सरफेस है, ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस आगे जाने की कोशिश करेगा, और जब ये आगे जाने की कोशिश करेगा तो नीचे वाला सरफेस इसको रोकेगा, नीचे वाला सरफेस इसको रोकेगा। तो फ्रिक्शन कब आएगी, फ्रिक्शन तब आएगी जब स्लाइड करने की बॉडी कोशिश करेगी। जो बॉडी स्लाइड करने की कोशिश करेगी फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट आएगी। जो बॉडी स्लाइड करने की कोशिश करेगी तब वो जिधर को भी स्लाइड करने की कोशिश करेगी फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट आएगी। तो अगर बॉडी राइट साइड स्लाइड करने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन उसके स्लाइडिंग मोशन के ऑपोजिट आएगी। अब मैं कह रहा हूं स्लाइड करने की कोशिश, मैंने ये नहीं कहा कि स्लाइड करना शुरू कर दिया। तो अभी बॉडी विल ट्राई टू स्लाइड, जैसे बॉडी स्लाइड करने की ट्राई भी करेगी
उसी वक्त फ्रिक्शन जो है वो डेवलप हो जाएगी। अब ये जो फ्रिक्शन है, जब मैं इसको स्टडी करूंगा तो दिस फ्रिक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: स्टैटिक फ्रिक्शन, then is your limiting friction, and third is your kinetic friction। तो ये जो फ्रिक्शन है वो 3 टाइप्स की है। तो जब मैं इस फ्रिक्शन को स्टडी करूंगा तो ये 3 टाइप की फ्रिक्शन है। तो सबसे पहले जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो फ्रिक्शन को कैसे कंसिडर करना है? सबसे पहले जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो फ्रिक्शन को छोड़ के सारी फोर्सेस देखो। मैंने लास्ट में फ्रिक्शन लगाई है, फ्रिक्शन को छोड़ के सारी फोर्सेस देखो जितनी भी लग रही हैं। फिर देखो कि उनमें कोई अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड का मतलब कोई ऐसी फोर्स है जो बॉडी को मूव करवाना चाहती है। वो फोर्स जो बॉडी को मूव करवाना चाहती है उसको देखो कि अच्छा ये फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है। तो अगर वो साइड लेके जाना चाहती है तो फ्रिक्शन जिधर को बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी उसके ऑपोजिट डेवलप होगी। तो ये पहले आपने फ्रिक्शन को लगाना है। उसके बाद आपने फिर ये चेक करना है कि फ्रिक्शन लग गई, अब लगने के बाद क्या बॉडी मूव कर रही है या अभी भी रेस्ट पे है? क्या बॉडी मूव कर रही है या अभी भी रेस्ट पे है? बिकॉज फ्रिक्शन की कोशिश है कि बॉडी मूव ना करे। तो हो सकता है कि फ्रिक्शन ने बॉडी को मूव करने से रोक दिया। तो ये भी एक बात है कि आपने फोर्स लगाई पर बॉडी मूव नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि फ्रिक्शन उसको आगे जाने से रोक रही है। फ्रिक्शन बॉडी को आगे नहीं जाने दे रही। तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि फोर्स लगेगी, बॉडी में स्लाइडिंग मोशन होगा, बॉडी आगे जाएगी, जब आगे जाएगी तो फ्रिक्शन लगेगी। नहीं, जब बॉडी आगे जाने की कोशिश करेगी तब फ्रिक्शन आ जाएगी। और बॉडी आगे जाने की कोशिश कर रही है और फ्रिक्शन आ गई, पर वो जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि बॉडी आगे ना जाए, तो बॉडी विल सीम टू बी एट रेस्ट। उस टाइम आपको बॉडी रेस्ट पे नजर आएगी और उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले when the body is at rest but friction is acting on the body is trying to slide but the body is not able to slide because the friction is sufficient enough to make the body remain at rest। तो जब आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट पर ही है, जब आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट पर ही है और अभी मूव नहीं कर रही, तो दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो देखो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब समझ में आया कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन द फ्रिक्शन इज सफिशिएंट इनफ टू कीप द बॉडी एट रेस्ट। When the body is not able to move, the body is at rest, the friction is responsible to keep the body at rest। अगर यही सरफेस स्मूथ होता बॉडी आगे जाना शुरू हो जाती। अगर यही सरफेस स्मूथ होता, यहाँ पे फ्रिक्शन ना होती, तो अभी ये कैपिटल एफ, इस कैपिटल एफ के कारण बॉडी आगे जाना शुरू होती। पर कैपिटल एफ लगने के बाद भी बॉडी रेस्ट पे ही है और उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रही है दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड द वैल्यू ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन, the value of this static friction is always equal to your applied force। वो जो फोर्स है, वो जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, वो जो अनबैलेंस्ड फोर्स जो बॉडी को आगे लेके जाना चाहती थी, आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस अनबैलेंस्ड फोर्स के इक्वल है। और अनबैलेंस्ड फोर्स से इक्वल होने से क्या होगा? ये देखो आर और एम जी बैलेंस हो गए और कैपिटल एफ जो है, कैपिटल एफ वो स्मॉल एफ के साथ बैलेंस हो गया, तो नेट फोर्स जीरो हो गई। एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ बॉडी इज एट रेस्ट it will remain at rest if net force is zero। तो यहां पर if you have static friction, तो in case of static friction the body is at rest, body जो है वो रेस्ट पे है और उस टाइम जो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के इक्वल है। यहां पे what is this F? This F is your unbalanced, this is your unbalanced, this is your unbalanced force responsible for sliding motion। स्लाइडिंग मोशन, ये जो स्लाइडिंग मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। एंड विद दिस व्हाट वी सी इज दैट योर स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग
इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। तो ये जो आपकी फोर्स है ये सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब कि आपने ये फोर्स को जीरो न्यूटन जीरो से बढ़ाना शुरू किया, तो आपने इसको जीरो से लेटस से चेंज करके कर दिया 1 न्यूटन, तो पीछे फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन हो गई। फिर आपने इसको कर दिया 2 न्यूटन, तो पीछे फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो गई। आपने इसको कर दिया 3 न्यूटन, तो पीछे फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन हो गई। आपने इसको कर दिया 4 न्यूटन, तो पीछे फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन हो गई। तो आप जैसे जैसे आगे फोर्स बढ़ा रहे हो, पीछे फ्रिक्शन भी अपने आप को बढ़ाई जा रही है, सेल्फ एडजस्टिंग। तो आप जैसे जैसे आगे फोर्स बढ़ा रहे हो, आप ये अनबैलेंस्ड फोर्स जैसे जैसे बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन भी अपने आप को पीछे अकॉर्डिंगली बढ़ाती जा रही है, वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करती जा रही है। तो दिस इज नोन एज योर स्टैटिक फ्रिक्शन विच विल कीप ऑन एडजस्टिंग इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बात ये आई कि ये एडजस्टमेंट कब तक चलती जाएगी, कब तक ये एडजस्टमेंट चलती जाएगी? ये तब तक चलती जाएगी जब तक फ्रिक्शन एक मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि एक लेवल पे आने के बाद फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को और इंक्रीज नहीं कर सकती। तो देयर इज वन पर्टिकुलर वैल्यू अबव विच द फ्रिक्शन कैन नॉट इंक्रीज इटसेल्फ, एंड दैट वैल्यू इज नोन एज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन which you will observe in a given case. So it is that friction which we will see when the body is at verge to move. जब body just move करने वाली है, अभी move नहीं हुई, just move करने वाली है, तो उस टाइम वो जो maximum friction body के अंदर आई, that is known as what is known as limiting friction. तो your given friction which comes into play when the body is at verge to move. So body is at verge to move. So when the body is at just verge to move, that friction, that maximum value of friction, that maximum possible value of friction which you can observe is known as what is known as your limiting friction. ये जो maximum possible value है, इसको हम limiting friction कहते हैं। So ये बात पता लगी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है विच विल कम इन टू प्ले व्हेन यू विल सी दैट योर बॉडी इज एट वर्ज टू मूव। जब आप ये देखोगे कि बॉडी जो है वो जस्ट वर्ज टू मूव पे है, बॉडी जस्ट मूव करने वाली है, उस टाइम जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आपको वहां पे मिलेगी, जो आप ऑब्जर्व करोगे, दैट इज नोन एज लिमिटिंग। तभी इसका नाम लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो अगर लेट अस से लिमिटिंग फ्रिक्शन, सपोज लिमिटिंग फ्रिक्शन 5 न्यूटन है सपोज, और आपने यहां पे इसको 6 न्यूटन कर दिया, तो अब क्या होगा? आपकी जो आगे वाली फोर्स अनबैलेंस्ड, वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है उसको क्रॉस कर गई। तो जैसे ही वो क्रॉस करेगी, बॉडी में मोशन आ जाएगा, बॉडी मूव करना शुरू हो जाएगी, बॉडी आगे जाना शुरू हो जाएगी। तो फिर उस केस में जब बॉडी में मोशन आ जाएगा, जब बॉडी आगे जाना शुरू हो जाएगी, तो जो फ्रिक्शन हम ऑब्जर्व करेंगे दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन which comes into play when body is in motion, that is your sliding motion is taking place. When sliding motion actually takes place, जब sliding motion start हो जाता है, तब उस टाइम जो आप friction observe करोगे, that friction is known as what is known as your kinetic friction. So we represent this kinetic friction by Fk, and we represent this limiting friction by Fs. तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को Fs के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन को Fk के साथ। हम इसको Fs भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इट एज Fl ऑल्सो। पर S इसलिए क्योंकि ये स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू है। स्टैटिक क्योंकि अभी बॉडी मूव नहीं हुई, पर एट द वर्ज टू मूव है, जस्ट मूव करने वाली है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन है वो ये Fs। और एक बार बॉडी मूव करने लग गई, तो उसके मूव करने के टाइम जो उसमें फ्रिक्शन आएगी, जो मूव करने के बाद जो फ्रिक्शन आएगी, दैट इज नोन एज योर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये 3 अलग अलग टाइप की फ्रिक्शन है। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, इसीलिए हमने फ्रिक्शन सबसे लास्ट में की। हमने पहले कनेक्टेड मोशन समझा।
कनेक्टेड मोशन समझने के बाद हम फ्रिक्शन को लास्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्रिक्शन को जब देखना है तो उसको लास्ट में, सबसे पहले देखना है कि मोशन कहां को आ रहा है। जिधर को मोशन आ रहा है फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट लगेगी। फिर वो फ्रिक्शन को लगाने पे फिर ये चेक करना है कि वो जो फ्रिक्शन लगने पे वो फ्रिक्शन कहीं बॉडी को रेस्ट पे तो नहीं रख रही। वो कैसे देखोगे? उसके लिए आपको ये लिमिटिंग फ्रिक्शन पता होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन 5 न्यूटन है, तो अगर अनबैलेंस्ड 1 2 3 4 है तो मुझे पता है कि अनबैलेंस्ड 1 2 3 4 है और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी आ सकती है? 5। तो अगर मैक्सिमम 5 आ सकती है और अनबैलेंस्ड 1 है 2 है 3 है 4 है, तो वो तो 5 को क्रॉस ही नहीं हुई। तो अगर वो 5 को क्रॉस ही नहीं हुई तो इसका मतलब बॉडी अभी रेस्ट पे है। पर फ्रिक्शन कितनी है? फिर फ्रिक्शन कितनी है? तो फ्रिक्शन 5 नहीं है, क्योंकि ये दिमाग में एक बात याद रखना कि आगे 1 न्यूटन और पीछे 5 न्यूटन, आगे 1 न्यूटन पीछे 5 न्यूटन, तो बॉडी तो पीछे जाना शुरू हो जाएगी। ऐसे थोड़ी ना हो रहा है, वो फ्रिक्शन बॉडी को जाने से रोक रही है। तो यहां पे अगर आगे 1 न्यूटन है तो पीछे फ्रिक्शन 1 हो जाएगी, आगे 2 न्यूटन है तो पीछे 2 हो जाएगी, आगे 3 न्यूटन है तो पीछे 3 हो जाएगी, 4 न्यूटन है तो पीछे 4 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपकी जो आगे वाली फोर्स इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करेगी, तब फ्रिक्शन अपने आप को बदलना बंद कर देगी। फिर फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो फिक्स हो जाएगी और बॉडी में मोशन आ जाएगा। और जब बॉडी में मोशन आ जाएगा तो वो जो फ्रिक्शन डेवलप होगी उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन आप ऑब्जर्व करते हो, दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फ्रिक्शन, इट इज हैविंग कांस्टेंट वैल्यू। इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। सो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है एंड द वैल्यू ऑफ दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। अब ये कम क्यों होता है? अब दिमाग में एक चीज आएगी कि यार होना तो सेम ही चाहिए, क्योंकि ये फ्रिक्शन वो आगे व्हेन बॉडी इज एट वर्ज टू मूव। तो अगर 5 न्यूटन बॉडी वर्ज टू मूव, अब बॉडी आगे जाना शुरू होगी, तो फ्रिक्शन कम क्यों हुई? फ्रिक्शन के कम होने के पीछे रीजन क्या है? फ्रिक्शन क्यों कम हुई? तो फ्रिक्शन इसलिए कम हुई क्योंकि हमने यहां पे जब ये स्टडी किया था क्लासिकल और मॉडर्न कंसेप्ट, तो हमने नोटिस किया था कि फ्रिक्शन है क्यों। हमने नोटिस किया था फ्रिक्शन क्लासिकल फिजिक्स में इंटरलॉकिंग के कारण है, मॉडर्न फिजिक्स में कोल्ड वेल्ड्स। अब देखो ये जो कोल्ड वेल्ड्स हैं, अभी बॉडी रेस्ट पे है। अब जब बॉडी रेस्ट पे है तो उस टाइम ये जो कोल्ड वेल्ड्स हैं दे आर वेरी स्ट्रांग, ये बहुत स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि अभी एटम्स जो है वो आगे को जा नहीं रहे, तो वो एक बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में बहुत अच्छा कंटेक्ट है, बहुत अच्छा कंटेक्ट है, वो जुड़े हुए हैं। पर आपकी फोर्स ने क्या किया? इसको स्लाइड करवा दिया, बॉडी को आगे मूव करवा दिया। अब जैसी बॉडी आगे मूव करेगी तो क्या होगा? नीचे वाले जो एटम्स हैं वो बदलने शुरू हो जाएंगे। ऊपर वाला सरफेस अब न्यू एटम्स को टच करेगा। पहले वो एक ही एटम को टच कर रहा था, अब वो जब आगे जाएगा तो वो न्यू एटम्स, हर बार नए एटम्स को टच करेगा। तो हर बार नए एटम्स को टच करने के टाइम वो जो कोल्ड वेल्ड्स हैं वो पहले से वीक हो जाएंगे, वो पहले से कम हो जाएंगे। तो वंस द मोशन स्टार्ट्स, एक बार मोशन जो है वो स्टार्ट हो गया, एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो ये जो कोल्ड वेल्ड्स हैं, ये जो कोल्ड वेल्ड्स हैं ये वीक हो जाएंगे। और जब ये कोल्ड वेल्ड्स वीक हो जाएंगे तो फिर मैं क्या नोटिस करूंगा कि ये जो फ्रिक्शन थी ये स्लाइटली डाउन चल जाएगी, ये थोड़ी कम चल जाएगी, ये नीचे चल जाएगी। तो वंस द बॉडी कम्स इनटू मोशन, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब बॉडी इज एट वर्ज टू मूव। अभी बॉडी में मोशन आना है, तो अभी ये जो एटम्स हैं ये जस्ट मूव करने वाले हैं, इनके बीच में ये मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो उस टाइम वो फ्रिक्शन मैक्सिमम आ गई। और जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ वो फ्रिक्शन डाउन चलेगी। वो फ्रिक्शन इसलिए डाउन चलेगी क्योंकि वो कोल्ड वेल्ड्स पहले से कम हो गए, तो उनकी स्ट्रेंथ कम होगी, वो वीक हो गए। तो हाँ जी, ये देखो बात क्लियर है सबको कि क्यों ऐसे हुआ, क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। ये क्लियर है सबको? नहीं पता लगा तो हैंड रेस करके पूछ लो कि सर मुझे ये वाली बात नहीं पता लगी। अब यहां पर अगर हम क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंगली देखें तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंगली ये जो गिवन काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इसलिए कम है क्योंकि व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी विल नेवर कम इनटू मोशन बाय इटसेल्फ। मतलब
बॉडी रेस्ट पे है, अगर फ्रिक्शन नहीं भी हो तो भी बॉडी कभी अपने आप मोशन में नहीं आती, क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ में ये पढ़ा था, टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम रेस्ट इनटू मोशन यू नीड सम फोर्स, आपको कोई फोर्स चाहिए, एंड दिस मीन्स यू हैव टू फिनिश द इनर्शिया, आपको बॉडी का इनर्शिया खत्म करना है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आपको बॉडी का इनर्शिया ऑफ रेस्ट खत्म करना है। तो जो क्लासिकल फिजिक्स कहती है वो कहती है कि बॉडी रेस्ट से जब मोशन में आएगी तो उस टाइम कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है उसको मोशन में लाने के लिए, लेकिन एक बार वो मोशन में आ गई तो फिर वो एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं है। तो वो जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम इसलिए है और काइनेटिक थोड़ी कम इसलिए हो गई है क्योंकि मोशन आने पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट खत्म हो गया, और वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो खत्म हो गया उसके लिए वो जो एक्स्ट्रा फोर्स हमें लगानी पड़ी थी वो अब नहीं लगानी पड़ रही। तो वो जो एक्स्ट्रा फोर्स आपने लगाई थी उसके कारण लिमिटिंग फ्रिक्शन वाज ग्रेटर देन योर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो व्यू पॉइंट्स हैं, दोनों ठीक हैं, गलत नहीं है। तो अगर कभी असर्शन रीजनिंग में ये पॉइंट्स आते हैं तो याद रखने हैं कि दोनों ही सही हैं कि योर काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस। Why? Because once the body from rest comes into the motion, its inertia of rest is overcome, and that extra force was utilized to overcome that inertia of rest. But once the body comes in motion, we don't need that extra force. So that is why your kinetic friction is slightly less than the limiting friction. और ये जो कोल्ड वेल्स है ये तो चलो कंसेप्ट ही बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियरली दिमाग में आता है और इसमें कोई गलत भी नहीं है कि जब तक वो रेस्ट पे है तब तक बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग है, और एक बार मूव करने लग गए तो बॉन्ड्स रहेंगे, वो एटम्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पर क्योंकि मोशन स्टार्ट हो गया तो वो अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम होगा। तो ये हमारे पास गिवन स्टडी है। अब अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, ये जो भी मैंने बोला अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, मेरे पास लेट अस से ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये मेरे पास एक ब्लॉक है, मैंने इस ब्लॉक पे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई की एंड आई इंक्रीज दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रॉम 0 टू सर्टेन वैल्यू। तो मैं 0 से सर्टेन वैल्यू, सो आई एम इंक्रीजिंग दिस कैपिटल F फ्रॉम 0 टू सर्टेन वैल्यू, मतलब मैं इसको ऐसे बढ़ा रहा हूँ, 0 से ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ। तो जब मैं इसको 0 से बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर बैक साइड पे फ्रिक्शन डेवलप हो रही है जो इस बॉडी को आगे जाने से रोक रही है। तो अगर मैं ये जो गिवन फ्रिक्शन है इसको अगर मैं प्लॉट करूँ विद अप्लाइड फोर्स, तो ये मेरी अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स का मतलब हो गया कि अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स विच इज नेसेसरी फॉर योर स्लाइडिंग मोशन। तो ये अप्लाइड फोर्स मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स है जो नेसेसरी है फॉर स्लाइडिंग मोशन, और यहाँ पे मैं अपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये अप्लाइड फोर्स को मैं 0 से बढ़ा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि क्या होगा। तो जब मैं इसको 0 से बढ़ा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या होगा, तो सबसे पहले मैं क्या नोटिस करूँगा कि मेरा जो ग्राफ होगा दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले मैं नोटिस करूँगा कि मैं ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, एंड ये जो एंगल है दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, ये एंगल 45। वाई 45? बिकॉज हेयर व्हाट आई विल ऑब्जर्व इज that my force of friction will be equal to applied force till the body is at rest, till body is at rest। जब तक बॉडी रेस्ट पे है तब तक जो मेरी अप्लाइड फोर्स है ये वाली फोर्स, आप इसको 0 से बढ़ा रहे हो, तो जैसे जैसे आप 0 से इसको बढ़ाओगे ये F भी बढ़ता जाएगा। कब तक? जब तक बॉडी रेस्ट पे है। तो जब तक बॉडी रेस्ट पे अगर मैं इसको 1 न्यूटन तो ये 1, ये 2 न्यूटन 2, 3 न्यूटन 3, 4 न्यूटन 4, 5 न्यूटन 5, 6, तो ये बढ़ता जाएगा और बिल्कुल इक्वली बढ़ेगा, इक्वली बढ़ेगा। तो अगर इक्वली बढ़ेगा तो ये हो गया y इज इक्वल टू x, ये y है, ये y है, ये x है। आप जब ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो y इज इक्वल टू x, और y इज इक्वल टू x में ये जो आपका स्लोप होगा, स्लोप, ये आपका स्लोप जो है वो होगा 1, और स्लोप 1 मतलब tan थीटा 1, tan थीटा 1 का मतलब हो गया थीटा 45। तो ये बात देखो क्लियर है।
जो मैंने अभी लाइन बनाई है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये जो अभी मैंने बनाया है ये कौन सी फ्रिक्शन है? दिस इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन। ये मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन है, दिस इज माय स्टैटिक फ्रिक्शन। सो देखो क्लियर है? नहीं पता लगा हैंड रेस करके पूछ लो, बिकॉज ये हमारा अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि फ्रिक्शन खत्म होने के बाद वी आर लेफ्ट विद ओनली दैट सर्कुलर मोशन पार्ट। तो सर्कुलर मोशन पार्ट एक अलग चीज है, उसका मतलब लॉज ऑफ मोशन के जो कंसेप्ट हैं जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ कोई लिंक नहीं है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी पढ़ते हम लास्ट पॉइंट पे आए हैं, वो है फ्रिक्शन। क्योंकि हमने पहले इम्पल्स पढ़ा, फिर हमने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम किया, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया, फिर हमने कनेक्टेड मोशन देखा कि आपस में कैसे कनेक्शन है। और यहाँ पे भी देखो एक सरफेस दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये लास्ट पार्ट है फ्रिक्शन। इसके बाद वो सब इकट्ठा हो जाएगा कि भी फिर हम दोबारा से क्वेश्चंस आएंगे जिसमें पीछे हमने स्मूथ सरफेस पे किया था, अब रफनेस हो जाएगी। रफनेस हो जाएगी मतलब जो कुछ पहले किया था उसके साथ साथ फ्रिक्शन भी साथ में इंक्लूड करनी है। तो अब यहां पर देखो ये जो मेरा पॉइंट है, इसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर मेरी जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब उसके बाद मेरी फ्रिक्शन और इंक्रीज नहीं करेगी, तो मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये मेरा हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अप्लाइड फोर्स, आपकी फोर्स आप बढ़ाते जा रहे हो, फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है। जैसे आपकी अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हुई तो बॉडी इज एट वर्ज टू मूव। अब बॉडी मूव करने वाली है। अब आपने अप्लाइड फोर्स को थोड़ा सा बढ़ाया, बॉडी मूव करने लग गई। और जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स को थोड़ा सा बढ़ाया, बॉडी मूव करने लग गई, तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपकी जो फ्रिक्शन है वो पहले थोड़ी कम हो जाएगी। आपने जैसे ही अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया, देखो यहां से लेके, अगर मैं ये ग्राफ देखूं, ये O से लेके अगर मैं यहां पर C पॉइंट तक देखूं तो O से लेके C तक फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है। C पे आके लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गई। वो C और A पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, बस ये C इधर राइट साइड है, ये फोर्स, इस फोर्स पे ये A वाली लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गई। क्योंकि इसके बाद अगर आपने और फोर्स बढ़ाई, अगर आप और फोर्स बढ़ाओगे तो बॉडी की जो फ्रिक्शन अब और इंक्रीज नहीं करेगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, पर वो थोड़ी डाउन चलेगी। और डाउन जाने के बाद अब जो बॉडी की फ्रिक्शन है, दैट फ्रिक्शन is given by this value, that is B. And what is this B? ये B क्या है? This B is your kinetic friction. तो ये जो B है ये आपकी kinetic friction है, which is slightly less than the limiting friction. But अब applied force बढ़ाई जा रही हो, ये देखो अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है पर फ्रिक्शन चेंज नहीं कर रही। अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है पर फ्रिक्शन अब कांस्टेंट है, तो ये आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन है। दिस काइनेटिक फ्रिक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। सो देखो ये चीज क्लियर है, ये ग्राफ क्लियर है कि भाई ये जो आपके पास है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये जो अब आपके पास है ये आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे बढ़ता जा रहा है, फिर C पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, फिर उसके बाद वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। सो ये हमारा ग्राफ है, दिस इज योर वेरिएशन। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो चेक करना पड़ेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी बॉडी रेस्ट पे है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, और अगर बॉडी मोशन में है तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन है। हाँ जी, देखो ये क्लियर है सबको? कोई चीज नहीं पता लगी तो पूछ लो कि सर ये वाली बात नहीं पता लगी। क्लियर है सबको? अब यहां पर हमारे पास गिवन केस में
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस लिमिटिंग एंड काइनेटिक? स्टैटिक का तो पता लग गया कि स्टैटिक इज सेल्फ एडजस्टिंग, स्टैटिक का तो पता लग गया वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगी, पर अब लिमिटिंग वैल्यू को कैसे निकालना है और काइनेटिक की वैल्यू को कैसे निकालना है, तो अब हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, हाउ टू फाइंड योर लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन केस में ये सरफेस है और ये जो आपका गिवन सरफेस है ये ब्लॉक हो गया, तो दो सरफेस एक दूसरे के साथ इन कंटेक्ट हैं, ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ब्लॉक नीचे वाले सरफेस को टच कर रहा है। अब इस पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं? व्हाट आर द फोर्सेस? वन इज द वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, अनदर इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग अपवर्ड्स। अब देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है दिस इज ऑल्सो गिवन बाय द लोअर सरफेस, दिस कैपिटल आर इज नॉर्मल रिएक्शन, normal reaction given by lower surface। अब आपने क्या किया, आपने आगे की तरफ फोर्स लगाई, आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई। अब जब आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई तो यहां पर अपर बॉडी ने स्लाइड करने की कोशिश की। जब अपर बॉडी ने स्लाइड करने की कोशिश की तो फ्रिक्शन डेवलप हो गई। तो अपर बॉडी ने जब आगे को जाने की कोशिश की, स्लाइड करने की कोशिश की, तो फ्रिक्शन डेवलप हो गई। फ्रिक्शन क्यों डेवलप हुई? क्योंकि लोअर सरफेस इज ट्राइंग टू अपोज द मोशन ऑफ द अपर सरफेस। तो फ्रिक्शन इट इज ड्यू टू lower surface which is opposing the motion of upper surface। तो ये जो F है ये भी लोअर सरफेस ने दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो R है और ये जो F है ये दोनों नीचे वाले सरफेस से ही मिल रहे हैं। अगर नीचे वाला सरफेस हटा दो तो ना R मिलेगा ना स्मॉल f मिलेगा। अगर मैं ये नीचे लोअर सरफेस हटा दूं तो नीचे से वो अपर रिएक्शन भी मिलना बंद हो जाएगा और नीचे वाले सरफेस के कारण ये फ्रिक्शन भी आनी बंद हो जाएगी। तो हमने क्या चीज नोटिस की है कि दिस फ्रिक्शन, what we have noticed is that this friction is directly proportional to normal reaction, and this is your laws of friction। So according to your laws of friction, your given friction which you will observe in a given case, the maximum value of friction which you will observe in a given case, that will be directly proportional to the normal reaction। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो योर गिवन फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये बात अब याद रखनी है कि जो फ्रिक्शन आ रही है वो नीचे वाले सरफेस के कारण आ रही है, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी नीचे वाले सरफेस के कारण आ रहा है। और हमने ये चीज नोटिस की है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा ये फ्रिक्शन भी उतनी ज्यादा होगी। नॉर्मल रिएक्शन देखो जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतनी ज्यादा क्यों? अगेन इस चीज को अगर हम चाहें तो हम ये कोल्ड वेल्ड से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम देखो ये कोल्ड वेल्ड से कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन ये आर ज्यादा होने का क्या मतलब है? आर ज्यादा होने का मतलब है कि ये जो अपर सरफेस है वो नीचे वाले को ज्यादा दबा रहा है। अपर सरफेस नीचे वाले को जितना ज्यादा दबाएगा आर उतना ज्यादा आएगा। बिकॉज व्हाट इज आर? इट इज द रिएक्शन गिवन बाय लोअर सरफेस। और हमने समझाया था कि रिएक्शन तभी आएगा जब ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले सरफेस को प्रेस करेगा। तो जब ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले को सरफेस को ऐसे दबाएगा तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन उसको ये कैपिटल आर मिल रहा है। तो जब इसने ये नीचे वाले सरफेस को दबाया, जितना ज्यादा आर होगा वो उतना ज्यादा दबा रहा है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा दबाएगा ये एटम्स के बीच में कोल्ड वेल्ड्स उतने स्ट्रांग होंगे और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी ज्यादा होगी। तो अगेन मॉडर्न फिजिक्स के हेल्प से हम वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो ये बात क्लियर है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड ये जो मेरा रिलेशन है, इस रिलेशन के मेरे पास दो पार्ट्स हैं। योर लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू आर एंड योर काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू के इंटू आर। तो जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये जो वैल्यू है, दिस इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन, दैट इज म्यू एस इंटू आर। और जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन दैट विल बी गिवन बाय योर म्यू के इंटू आर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी आएगी, वो ये आएगी। और अगर एक बार बॉडी मोशन में आ गई तो कितनी आएगी, ये। और दोनों केस में देखो वो जो दबा रहा है उसके कारण रिएक्शन आ रही है। बस फर्क ये कांस्टेंट में क्यों फर्क आ रहा है, क्योंकि एक केस में बॉडी जब रेस्ट पे थी तो वो प्रॉपरली एक दूसरे से बॉन्ड बना पा रहे थे, दूसरे में जब बॉडी आगे जाने लगी तो वो बॉन्ड प्रॉपरली नहीं बन रहा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो है वो ये चीज डिसाइड करेगी कि मोशन जब है तो ये वैल्यू कम है, जब मोशन ज्यादा है तो ये वैल्यू ज्यादा है, जब आपके पास मोशन नहीं है तो ये वैल्यू ज्यादा है, जब मोशन आ जाएगा तो ये कम है। और ये जो म्यू है, दिस म्यू, ये जो हमने यहां पे म्यू लिखा है, दिस म्यू इज नोन एज योर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस म्यू को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज कांस्टेंट हियर, ये कांस्टेंट है। एंड दो टाइप के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गए, एक म्यू एस और एक म्यू के। म्यू एस इज योर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सो इट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये दो हमारे पास वैल्यूज हैं, एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। And this coefficient of static friction will be greater than that of kinetic friction। तो static friction जो होगा वो kinetic friction से हमेशा ज्यादा होगा। और यहां पर देखो R तो दोनों में सेम है, क्योंकि वो जितना ज्यादा रिएक्शन मिलेगी वो आपका अपर सरफेस नीचे वाले को उतना ज्यादा दबा रहा है, तो जितना ज्यादा वो दबाएगा वो कोल्ड वेल्ड्स की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। पर फर्क क्या पड़ रहा है कि जब सरफेस रेस्ट पे है तो कोल्ड वेल्ड्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे, जब सरफेस में मोशन आ जाएगा तो वो वेल्ड्स इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। और वो जो चीज है वो कौन डिटरमिन करेगा, ये कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम क्या नाम कह रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और ये कांस्टेंट दो टाइप का हो गया, एक हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कब आएगा, ये तब आएगा जब बॉडी इज एट वर्ज टू मूव। और दूसरा हो गया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये कब आएगा, व्हेन द बॉडी इज एक्चुअली इन मोशन। और ये जो आपका म्यू है, दिस म्यू हैज नो यूनिट्स, इस म्यू के कोई यूनिट्स नहीं है। व्हाई, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो F इज प्रोपोर्शनल टू R, तो म्यू इज इक्वल टू F बाय R। तो यहां पे जो म्यू होगा वो हमारे पास आ जाएगा F बाय R। तो F फोर्स है, नीचे R भी फोर्स है, फोर्स ओवर फोर्स, न्यूटन ओवर न्यूटन, सो इट विल हैव नो यूनिट्स। सो दिस म्यू हैज नो यूनिट्स एंड दिस म्यू विल डिपेंड ऑन this mu, ये जो mu है, it will depend on the nature of the two surfaces in contact. It will depend on nature of two surfaces in contact. तो दो सर्फेसेस जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो जो दो सर्फेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनका नेचर का मतलब जैसे अभी पीछे मैंने कहा था कि आयरन के ऊपर आयरन रखोगे, तो आयरन के ऊपर आयरन रखोगे तो वहां पर हमने क्या कहा था कि बहुत मुश्किल है मूव करना, क्योंकि वहां पे ये जो म्यू है ये ज्यादा होगा। अगर आयरन के ऊपर वुड रखोगे तो म्यू कम होगा, तो आयरन और आयरन का म्यू ज्यादा होगा, आयरन और वुड का म्यू कम हो जाएगा। आयरन के ऊपर कोई लेदर का ब्लॉक रखोगे तो वो अलग हो जाएगा। तो दो सर्फेसेस जो आप ले रहे हो
वो दो सर्फेसेस का मटेरियल, वो दो सर्फेसेस का जो मटेरियल है वो क्या है, वो मटेरियल के ऊपर ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल डिपेंड ऑन द मटेरियल, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल। दो मटेरियल्स को अगर आप बदल दोगे, दो में से अगर एक भी बदल दोगे, जैसे नीचे आयरन के ऊपर आयरन रख दिया, अब नीचे आयरन के ऊपर वुड रख दिया, नीचे आयरन के ऊपर लेदर का पीस रख दिया, वो सारे का मास, सबका मास सेम है तो सबका mg सेम होगा, सब में r भी सेम आएगा, लेकिन फ्रिक्शन सब में मैक्सिमम सेम नहीं होगी। क्यों मैक्सिमम फ्रिक्शन सेम नहीं होगी? क्योंकि मटेरियल के चेंज होने से ये म्यू पे फर्क पड़ेगा। सो देखो ये बात क्लियर है सबको कि ये जो म्यू है ये म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और ये दो टाइप का होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन से आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन मिलेगी और काइनेटिक से आपको ये काइनेटिक फ्रिक्शन मिलेगी। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। मेरे पास लेट अस से ये एक गिवन ब्लॉक है, हमारे पास सपोज ये ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है ऑब्वियसली 3 डायमेंशनल ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक की अगर हम थिकनेस नोटिस करें, ये मेरे पास इसकी लेंथ होगी लेट अस से L, ये इसका हो गया B, और इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस जो अंदर की तरफ है वो होगी T। तो मेरे पास ऐसे ये ब्लॉक है, मैंने इस ब्लॉक को यहाँ इस सरफेस पे, अब ये ब्लॉक दो सरफेसेस हैं एक जैसे ही हैं, सेम सरफेस हैं, बस मैंने इनको जब रखा तो रखने का मेरा मेथड अलग अलग है। पहले केस में जब मैंने ब्लॉक को रखा तो यहां पे मैंने ब्लॉक को ये रखा, तो ये मेरा ब्लॉक है, तो मैंने ब्लॉक को यहां रख दिया। अब जब मैंने इस ब्लॉक को यहां रखा तो ये लेंथ L, ये लेंथ, ये B, और ये आपकी थिकनेस T। तो यहां पे आपने इसको रखा तो आपका जो एरिया टच कर रहा है वो ये वाला एरिया टच कर रहा है, दिस इज योर एरिया विच इज टचिंग। तो इतना एरिया आपका टच कर रहा है, ये नीचे वाला बेस इसको टच कर रहा है। आपने अब यही वाले ब्लॉक को चेंज किया, सेम, बस रखने का मेथड बदल दिया। अब आपने इसको ऐसे रखा है, तो आपने अब इसको इस तरीके से रखा है। अब देखो इस ब्लॉक को आपने इसे 90 डिग्री रोटेट करके रख दिया। अब जब आपने इसको 90 डिग्री रोटेट करके रखा है तो आपके पास ये हो गया L, ये हो गया B, और ये आपकी थिकनेस होगी T। बस आपने क्या किया, इसको रोटेट करके रख दिया, सेम ब्लॉक है रोटेट करके रख दिया। तो देखो यहां पर एरिया ऑफ कंटेक्ट ज्यादा है, मतलब फर्क क्या है दोनों में। यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि एरिया ऑफ कंटेक्ट ज्यादा है, हेयर एरिया ऑफ कंटेक्ट, एरिया ऑफ कंटेक्ट इज मोर, और यहां पे क्या नोटिस कर रहे हो कि एरिया ऑफ कंटेक्ट, एरिया ऑफ कंटेक्ट इज लेस। दोनों में देखो फर्क है, दोनों ब्लॉक वही है, सेम ब्लॉक है, बस रखने का तरीका अलग है। यहां पर ब्लॉक मास m, यहां पे मास m, वही ब्लॉक है वही सरफेस है। तो देखो म्यू दोनों केस में सेम आएगा। म्यू दोनों केस में क्यों सेम आएगा? क्योंकि ब्लॉक का मटेरियल वही है, वही सेम ब्लॉक, दोनों केस में दोनों ब्लॉक वही सेम है, नीचे सरफेस भी सेम है, बस एरिया ऑफ कंटेक्ट अलग अलग है। तो यहां पर जब आप नोटिस करोगे फोर्सेस को, तो वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड्स, इधर भी वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड्स, और दोनों केस में जो R है that is equal to mg. In both case R is equal to mg. In both case force of friction will be equal to mu into R. So force of friction in both case will be same. There will be no change in the friction. तो एक दिमाग में गलत नोशन है कि ज्यादा एरिया टच करेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, नहीं, ज्यादा एरिया टच होने से फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होगी। दोनों केस में ये जो F की वैल्यू है वो सेम है। फ्रिक्शन डिपेंड कर रही है नॉर्मल रिएक्शन पे और म्यू पे, एरिया ऑफ कंटेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रही। एरिया ऑफ कंटेक्ट कम ज्यादा होने से फ्रिक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया ऑफ कंटेक्ट से फ्रिक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा R और म्यू से। R जो है वो नीचे वाले सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन है, म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो दो मटेरियल्स
के आपस में टच होने पे जब डिटरमिन होगा तो उनके नेचर पे डिटरमिन होगा, एरिया पे नहीं, नेचर पे। तो ये बात क्लियर है जो हमने बात बोली है कि एरिया ऑफ कंटेक्ट को कंसिडर नहीं करना जब फ्रिक्शन कर रहे हो। टच होना चाहिए, टच होना चाहिए, पर एरिया कम ज्यादा होने से फ्रिक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, ये बात क्लियर है सबको कि एरिया कम ज्यादा होने से फ्रिक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज योर कंसेप्ट of your given friction. So next class we'll be discussing numericals. So कोई चीज नहीं पता लगी तो हैंड रेस करके पूछ लो।